सोना चांदी ज्वेलरी खरीदना आम बात है, लेकिन बात अब यहाँ पर ज्वेलरी की डिज़ाइंस की और एक्सपीरियंशियल बाइंग की होने लगी है। मेरे साथ मिस्टर बीरेन वैद्या जुड़ रहे हैं, जो कि हाउस ऑफ रोज़ या रोज़ ब्रांड के ओनर हैं। मिस्टर वैद्या, आप ज्वेलरी एज अ सेगमेंट में तो बहुत सालों से हैं, लेकिन इसे एक लग्जरी कैटेगरी बनाने के लिए और ये जो आपने 20,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर स्टोर ओपन किया है, जो कि एक एक्सपीरियंस है अपने आप में, इसमें कितना समय लग गया? तो ये एक जर्नी है जो 1989 से चालू हुई है, जब भी मैं बाज़िल पहली बार गया था और मैंने देखा कि यहाँ कोई भी ब्रांड लग्जरी में इंडिया से नहीं है। तो ये सपना मेरे दिल में था, मैं प्राउडली इंडियन हूँ, कि एक दिन इंडिया का एक लग्जरी ब्रांड इंटरनेशनल रिकग्निशन के साथ में दुनिया कवर करेगा। तो दैट्स और आपने एब्सोल्युटली वो साकार होते हुए भी यहाँ पर किया है। जिस तरह का एक्सपीरियंशियल सेंस आप यहाँ पर अपने कस्टमर्स को देते हैं, इट्स जस्ट अबाउट अमेजिंग। क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी सारा घूमा है और हम अपने दर्शकों को भी यहाँ पर आसपास में यहाँ पर लेकर जाएंगे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जब हम लग्जरी की बात यहाँ पर करते हैं तो क्लियरली आप यहाँ पर रिटेल और ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे, आप एक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो। एक एक्सपीरियंस, परमात्मा ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं। उस 5 सेंसेस से अब हम नक्की कर सकते हैं कि लग्जरी क्या है, मास क्या है, फैशन क्या है। तो यहाँ जो देखते हो, जो स्मेल करते हो, जो टेस्ट करते हो, जो सुनते हो और फाइनली जो फील करते हो, सब कुछ लग्जरी डिफाइन करता है। वेल एब्सोल्युटली। आप क्या कहेंगे, इंडिया में जो अगर लग्जरी मार्केट है या लग्जरी पेट्रन्स हैं, जो आपके कंज्यूमर्स हैं यहाँ पर, क्या उनकी तादाद लगातार बढ़ी है? लग्जरी कस्टमर्स इंडिया में सेंचुरी से हैं। जी। पहले वो महाराजा थे, अभी इंडस्ट्रियलिस्ट है, बैंकर्स है, यंग स्टार्टअप्स है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग और हर 2 डेकेड जनरेशन चेंज होता है। तो पहले हमारे पिताजी की जनरेशन होती थी, फिर 20 साल हमारी हुई और अब द यंगर जनरेशन युवा की है। और उनका कॉन्सेप्ट लग्जरी का डिफरेंट है। बॉर्डर्स सब खुल गए गवर्नमेंट के साथ में, उनको एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और डिजिटल के साथ में व्हाट लग्जरी इज वो बराबर समझते हैं और उनको एंजॉय करना इज वन ऑफ द प्रेरोगेटिव्स। लोगों के पास पैसा भी है डिस्पोज करने के लिए, उनको बताएं उनको क्या चाहिए यहाँ पर। तो अगर हम आपके स्टोर की यहाँ पर बात करें, क्या लेने आते हैं लोग यहाँ पर? किस तरह का डायमंड, एमराल्ड या रूबी, या क्या चाहते हैं लोग यहाँ पर? तो हर जनरेशन का थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो रोज़ में 4 कैटेगरीज है। एक फाइन ज्वेलरी है जो एवरीडे वेयर की है, दूसरी है हाई ज्वेलरी और फिर एक्सेप्शनल्स और ट्रेजर्स। एक्सेप्शनल्स और ट्रेजर्स ऐसी कैटेगरी है जो एसेट क्लास बन जाती है, जो बोलते हैं हेirloom पीसेस, जो अपने फैमिली में रहेगी और उनकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। जैसे पुराने ज़माने में जो हर फैमिली में होता था स्त्री धन, वो ये रखते थे कि कभी भी कोई तकलीफ आवे फैमिली में तो ये अपना सिक्योरिटी है। ऑन द अदर साइड एवरीडे ज्वेलरी जो है, फाइन ज्वेलरी, वो एंजॉय करने के लिए होती है। और हाई ज्वेलरी है जो सोशल फंक्शंस, वेडिंग्स, वो सब चीज़ में काम आती है। एक यूनिक चीज़ है यहाँ के रोज़ में हमारे पास 16 कलेक्शंस हैं। जो ये 20 साल में 16 कलेक्शंस बने हैं। कोई लग्जरी ब्रांड वर्ल्ड वाइड में इतने सक्सेसफुल कलेक्शंस एक साथ में कभी चलते नहीं है। तो ये एक यूनिक पार्ट है और इसका एक्चुअली कल्चर से और हिस्ट्री से है। बिकॉज अपने देश में इतना डिज़ाइन का कल्चर और हिस्ट्री है, तो अपने को ये स्प्रेड हो सकता है, कर सकते हैं। यू कैन बी मोर क्रिएटिव एंड इंडिया में कलर्स मेक्स अ लॉट ऑफ वाइब्रेंसी एंड क्रिएटिविटी, तो उससे मेरी कलेक्शंस बढ़ते गए हैं। बीरेन जी, एक तरफ तो ऑफ कोर्स लग्जरी ज्वेलरी है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि क्या प्राइस रेंज है यहाँ पर, किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह का स्पेंड है? सो एस्पिरेशन ऑफ लग्जरी सब कैटेगरीज में होती है। तो अगर आप देखोगे कि जो मिडिल इनकम है, अपर मिडिल इनकम है, सैलरीड है और जो वेल्दी लाइफस्टाइल से HNIs है, सबका एस्पिरेशन लग्जरी होता है। तो एक टाइम पे तो टारगेट ग्रुप सब लोग होते हैं। तो जैसे कि कोई मैनेजर काम करता है, उनको एक दिन सपना होता है कि मेरे को एक लग्जरी घड़ी लेनी है या एक लग्जरी पीस ऑफ रोज़ की ज्वेलरी लेनी है, तो वो बचा के तैयार करता है, नंदे कम। बट सो द बैंडविड्थ अभी बहुत बढ़ गया है। जैसे एक्सपोजर बढ़ गया है, डिजिटल आ गया है, यंगर कस्टमर आ गया है, तो आज द वांट एंड एस्पिरेशन ऑफ luxury and experience is at every age group
एंड एवरी इनकम ग्रुप। ऐसा कहते हैं ना, जिसके पास हीरा नहीं है वो शुरुआत करता है छोटे हीरे से, फिर 1 कैरेट, 3 कैरेट, 5 कैरेट तक जाता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर होता हुआ देखते हैं। और आपने सिर्फ लग्जरी को ज्वेलरी तक सीमित यहाँ पर नहीं रखा है, आपने यहाँ पर वॉचेस, जो वर्ल्ड के बिगर ब्रांड्स हैं, उनके साथ भी यहाँ पर पार्टनर किया है। तो क्या ये एक बुके लग्जरी के तरीके से देखने की है? आज पहले तो हम ज्वेलरी करते थे, बट दीज आर ऑल रिलेटेड कैटेगरीज। लग्जरी का कैटेगरी वाइडर होता है, और मेरा सोच थोड़ा पानी के जैसा है। जैसे एक्सपीरियंस मिलता है, वही कस्टमर को आज घड़ियाँ भी खरीदते हैं, ज्वेलरी भी खरीदते हैं, लेदर गुड्स भी खरीदते हैं, आज एक्सपीरियंसेस भी खरीदते हैं। तो उन्हें सब ये चीज़ एक जगह पे मिल सकती है, तो वही टारगेट ग्रुप को आप कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहोगे। सो व्हाई नॉट। आप कहेंगे जो लोग पहले हम ज्वेलरी जब लेते थे तो ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा HNIs थे, लग्जरी हमेशा एज अ पार्ट था, लेकिन एक समय पे लोग इसे स्त्री धन के तौर पर या एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेते थे। आज इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, डिज़ाइंस की बात है, कस्टमर सर्विस की यहाँ पर बात है। आप कहेंगे उन चीज़ों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी ले ली है? यस, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट द एसेट क्लास भी है, वो मायने में रखते हैं। जैसे कि आज आप आर्ट लो, आपका घर सजाने के लिए आप आर्ट लेते हो, पर एक हिसाब से तो सजाने के लिए भी लेते हो और उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी या वॉचेस लोग लेते हैं तो पूछते नहीं है कि भाई इसका वैल्यूएशन बढ़ेगा कि नहीं, उसका कैसे कर सकते हैं। और ये जो एक्सेप्शनल्स का कैटेगरी है रोज़ में और ट्रेजर्स का है, वो एक्चुअली हेirloom पीसेस है, और वो एक्चुअली रेयर पीसेस है, एंड एट द सेम टाइम वो एसेट क्लास बन जाती है। जैसे आपने कहा लोगों में अब ब्रांड की समझ यहाँ पर आने लगी है, रोज़ एज अ ब्रांड से अब लोग यहाँ पर अपने आप को जोड़ने लगे हैं। क्या इंटरनेशनल मार्केट्स में आपने इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की? तो मिडल ईस्ट में वी हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। अच्छा। 20 साल से जा रहे हैं। अभी ये ब्रांड ऐसे एस्टेब्लिश हुई है कि कोविड के टाइम पे हमारा काफ़ी बिजनेस डिजिटली हुआ है मिडल ईस्ट में, ऑनलाइन। Okay. और इसमें छोटे लोग पीसेस लग्जरी आइटम्स ऑनलाइन खरीदते हैं विदाउट 80,000 का नेकलेस इयरिंग स्वाइप करके RTGS करके वहाँ मंगवाया है। तो इट वॉज शॉकिंग कि हमारे लिए भी, मेरे बेटे द न्यू जनरेशन ने ये चालू किया कि हमें लगे छोटे छोटे पीसेस जाएंगे, पर इसमें द ब्रांड कॉन्फिडेंस एंड गुडविल वाज सो स्ट्रॉन्ग कि लोग बड़े पीसेस भी लेने लगे, बिकॉज उन्होंने देखा था, ब्रांड का कॉन्फिडेंस था। और आज आप कोई भी लग्जरी ब्रांड लीजिए, इसका वैल्यू खाली प्रोडक्ट में नहीं है, उसका गुडविल में भी द पेट्रन या कस्टमर को वैल्यू मिलेगा बाद में। बीरेन जी, हम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यहाँ पर डायमंड्स की बात करते हैं, जहाँ पर अब लोगों को शायद प्रिंसेस कट, ओवल कट, राउंड कट समझ में आने लगा है। अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह की मार्केट में क्या एमरल्ड्स, रूबीज़ का एक बड़ा बाज़ार है इंडिया में? इंडिया में एमरल्ड्स, रूबीज़ का बाज़ार इंडिपेंडेंस के बाद कम हो गया था, बिकॉज गोल्ड कंट्रोल आ गया था, एंड सबको वैल्यू खाली डायमंड्स में दिखती थी एज एन एसेट क्लास। बट जो रियल फैमिलीज थे, रियल वेल्थ फैमिलीज थे, वो लोग ऑलवेज एमरल्ड्स, रूबीज सब में समझते थे। लास्ट 20 साल में इसका अवेयरनेस बढ़ गया है, एंड ये खाली एमरल्ड्स, रूबीज में भी नहीं, इन अदर प्रेशियस जेम्स लाइक टैंजनाइट, सैफायर, स्पिनल, रूबेलाइट सब में आ गया है। एंड यू विल सी के पॉकेट्स हैं जो ये जेमस्टोन समझते हैं। आजकल के यूथ आई हैव गॉन इवन फर्दर। मैंने यहाँ यंगस्टर्स के लिए पराइबा टूरमलिन में भी ज्वेलरी बनाई है। और लास्ट 20 इयर्स में तो कोई हमारे जनरेशन में कभी सोच ही नहीं सकते थे कि पराइबा टूरमलिन में ज्वेलरी बनाए, बिकॉज उसकी प्राइसिंग एमरल्ड्स और डायमंड से भी ज़्यादा है। तो डायमंड समझने में कितने साल लग गए कि क्या कलर है, क्या कैरेटेज है, राउंड शेप है, ओवल है, प्रिंसेस है। आप कहेंगे इंडिया को अब डायमंड ठीक से समझने आने लगा है? एब्सोल्युटली, यू कैन से सो कि आज सर्टिफिकेशन के साथ में, नॉलेज और एक्सपोजर के साथ में डायमंड्स तो बराबर समझ में आ गया है उनको। और रूबीज और एमरल्ड्स, क्योंकि जब हम लग्जरी डायमंड्स और लग्जरी ज्वेलरी की बात करते हैं तो ये एडेड स्टोन्स हैं यहाँ पर। क्या इनफ खरीदार हैं, लोगों को समझ में आता है? प्री इंडिपेंडेंस में नॉलेज था, बट द नॉलेज नाउ बदल गया था, एंड पीपल स्टार्टेड ओनली सीइंग डायमंड्स एज एन एसेट क्लास। तो टिल 20 years ago
कोई रूबीज एमरल्ड्स के सामने देखते नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर सर्टन फैमिलीज जिसका एक्सपोजर था उसमें। फिलहाल लास्ट 20 साल में एमरल्ड्स, रूबीज और दूसरे प्रेशियस जेम्स, टैंजनाइट, सैफायर्स, स्पिनल, रूबेलाइट्स, ये सब जेमस्टोन्स में भी समझने लगे हैं अपने कंज्यूमर यहाँ, और इनकी जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ती जा रही। इनफैक्ट रूबीज एमरल्ड्स में तो डायमंड से भी ज़्यादा ग्रोथ आने लगा है इन वैल्यू। तो हाई क्वालिटीज़ में काफ़ी लोग एसेट क्लास के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। दैट इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब तक जो हम चीज़ समझ रहे हैं कि लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदते हैं, क्या वो आगे जाकर उसका रिटर्न देखते हैं, या फिर उनको लगता है कि एक वेल्थ क्रिएशन है जो आगे खानदान में पास ऑन की जाएगी? सेंचुरी से इंडियन फैमिलीज़ में एक सोशल नॉर्म था कि 25% पैसा स्त्री धन में जाता था। जी। ये स्त्री धन इसलिए था, एक तो सब महिलाएं, तो फैमिली वुमेन कैन एंजॉय इट, एंड सेकेंडली इज ये फैमिली के लिए एक एसेट हो जाता था फॉर अ रेनी डे। एंड ये दोनों चीज़ के हिसाब से इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे एंजॉय, एंड ऑल्सो इट इज़ एन एसेट। ये एसेट ऐसा नहीं था कि कभी बेचने वाला था। तो लोगों ने वेल्थ क्रिएट किया है ज्वेलरी में? जरूर। ओके। अब आप ज्वेलरी एज अ बिजनेस में पिछले 40 साल से हैं। यस। आप जैसे आपने हमें पहले भी बताया कि ये ऐसा सेक्टर है जो हर 2 डेकेड्स में चेंज हो जाता है, जनरेशन चेंज होता है, 2 जनरेशन में चेंज होता है। ओके। तो लास्ट जनरेशन से इस जनरेशन में क्या चेंज देखते हैं आप ज्वेलरी एज अ सेक्टर में? तो 40 साल में जो पहले हम मेरे पेरेंट्स के जनरेशन को केटर करते थे, तभी उनको वैल्यू, रिलेशनशिप और ट्रस्ट दिखाई देता था ओके फॉर देम टू बाय ज्वेलरी। ठीक है। हमारे जनरेशन में एक्सपोजर आ गया टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड। कौन सा डिजाइन है, कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है, हमें सब पता है। और ब्रांड्स का भी नॉलेज आने लगा और एक्सपोजर आने लगा, तो वो उसके दरमियान एस्पिरेशंस आने लगे। तो रिलेशनशिप, ट्रस्ट और वैल्यू को एस्पिरेशंस आने लगे, तो ब्रांड का वैल्यूएशन समझ में आ गया। तो इसमें भी बीरेन जी 2 तबके के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपना ब्रांड यहाँ पहनते हैं कि, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ ये ब्रांड है, आपको समझ में आएगा तो आपको पता है हमने क्या पहना है। एग्जैक्टली। तो हमारे जनरेशन में जो एक्सपोजर नया हुआ था ब्रांड्स का, और जो पहली बार ये सब देख रहे थे, उनको दिखाना था कि वी हैव अराइव्ड, हम ये पहन रहे हैं, ये भी द ब्रांड नेम हियर। हाँ। और या गाड़ी में या घड़ी में या कपड़े में दे यूज्ड टू शो इट। पर लास्ट 10-15 साल से द रियल वे ऑफ वेयरिंग ब्रांड्स हैज बिकम द साइलेंट वे ऑफ वेयरिंग इट। और उसमें एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है जो आज की युवा जनरेशन यूज करती है साइलेंट लग्जरी में, दोज हु नो। जो जानते हैं वो जानते हैं, उससे ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं जानते उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पता ही नहीं है उसको। जैसे आपने कहा पिछले 2 जनरेशंस में यहाँ पर ये चेंज देखने को मिला है। जिस तरह की मार्केट अब यहाँ पर है, विच इज़ वेरी फास्ट मूविंग, जहाँ पे ट्रेंड्स फटाफट से इवॉल्व हो रहे हैं, नए पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं। रोज़ ऑफ कोर्स एक ब्रांड यह है जहाँ पे इसने अपना नाम बनाया है। आप कहेंगे और इंडियंस अब इसको एस्पायर कर रहे हैं, सिर्फ लेने के लिहाज से नहीं लेकिन अपना ब्रांड क्रिएट करने के हिसाब से। आज सब बाउंड्रीज खुल गई है जी। इंडिया इज एक्सपोज टू द वर्ल्ड। हमें एक्सपोजर, हमारे युवा को एजुकेशन और एक्सपीरियंस भी मिलने लगा है, और डिजिटल ने पूरी माहौल चेंज कर दी है। आज एडवर्टाइजिंग में या मार्केटिंग में और या सेल्स में एक टाइम था कि यू हैड टू डू एवरीथिंग ब्रिक एंड मोटर, और वो 10 साल के दरमियान ऐसा चेंज हो गया कि आज समझ में नहीं आ रहा है कि वो एग्जिस्टिंग था कि नहीं। इट इज़ नाउ एवरीथिंग एक्सपोज डिजिटली। और जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है, सोशल मीडिया और अभी AI आ गया है, तो कहाँ जाने वाला है आई एम नॉट श्योर, बट डेफिनेटली एक चीज़ है, पीपल वांट द रियल थिंग। तो आज हम देख रहे हैं कि पीपल आर educating themselves digitally, but coming and buying
फिजिकली। पहन के फील करके परख करके एंड स्पेशली बीरेन जी यहाँ पर हाउस ऑफ रोज़ में जहाँ पर आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास ब्रांड्स हैं और इस तरह का एक्सपीरियंस है जहाँ पे हमने बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक्स यहाँ पर पी हैं और साथ में सीटिंग स्पेस एरियाज बहुत डिफरेंट तरीके के हैं। तो आप कहेंगे एक एक्सपीरियंस है जो अब लोग चाहते हैं। आज के युवा को एंड आज के जनरेशन को, हमारे एज के भी आज के जो जनरेशन है, सब एक्सपीरियंस में मानते हैं। तो ट्रैवल करते हैं, वहाँ फूड एक्सपीरियंस चाहिए, ड्रिंक्स एक्सपीरियंस चाहिए, इवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। एंड हमने ऐसे देखा है कि लोग आते हैं 3-3, 4-4 कलाक बैठते हैं, शॉपिंग करते हैं और एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं। और आई टेल यू, हमने जब भी चालू भी नहीं किया था एंड वी वर टेस्टिंग, ताज में से बाय चांस वॉकिंग इन बेलाड एस्टेट एरिया में एक अमेरिकन कपल आ गए जी। और वो यहाँ की एक्सपीरियंस देखा। दे बॉट सम ज्वेलरी द फर्स्ट डे और दे एंजॉयड द एक्सपीरियंस ये बार पे, और 2 घंटे के बाद चले गए। नेक्स्ट दिन वो आए यहाँ, लंच टाइम पे आए, दे हैड लंच, दे हैड टी एंड दे लव द एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके दैट वाज देयर लास्ट डे। दे स्पेंड 6 hours हियर and they enjoyed the whole shopping experience, but more so the experience of the place, of the mess. उन्होंने कहा कि ऐसा experience हम दुनिया घूमे हैं पर ऐसा देखा नहीं है, and they really enjoyed it because that was a special holiday for them. It was their anniversary holiday. So they really made it a kind of a honeymoon. एक्सपीरियंस फॉर देम। वीरेन जी, अब जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड बहुत जल्दी यहाँ पर चेंज हो रहा है और आगे क्या देखना होगा, आपकी क्या सेंस है? आपने यहाँ पर बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स का एक बुके यहाँ पर क्रिएट किया है, आगे जाकर वे इसमें और क्या ऐड करने वाले हैं? I see the next 6 years definitely very strong for India. जी Economically. जी। आज आप सोचो, आज 15-20 साल पहले हमें जब भी इंडिया की शहर की बात करते थे तो 5 शहर का नाम आता था, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद। दैट्स व्हेयर इट एंडेड। टुडे आज आप बात करेंगे तो 100 शहर हो गए हैं और नेक्स्ट 5-6 साल में 300 से 500 शहर हो जाएंगे, जहाँ एयरपोर्ट्स होंगे, जहाँ एक्सपोजर होगा, जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा और लोग माइग्रेट नहीं करेंगे बम्बई और दिल्ली को। ये चेंज आने वाला है। तो और हर शहर में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, HNIs और लग्जरी बढ़ते जाएगा, तो भले वो वहाँ ना खरीदे, वो यहाँ आके खरीदे, मगर डेफिनेटली ब्रांड्स को एक्सपोजर होगा। हमारा तो स्ट्रैटेजी ऐसा है कि जैसे हमने यहाँ बनाया है, पहले तो स्टार्ट करने के लिए ये सब शहर में जाके ये वहाँ के HNI को एक्सपोज करेंगे व्हाट ब्रांड्स आर ऑफ दैट आर अवेलेबल एट द हाउस ऑफ रोड्स, और वहाँ से उन लोग को यहाँ लाएंगे टू एक्सपीरियंस इट। राइट वीरेन जी, बहुत शुक्रिया आज हमें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, ये पूरा एक्सपीरियंस भी देने के लिए। और जैसे आपने कहा, जिस तरह से बाजार खुल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और जैसे नए नए शहरों में आपके यहाँ पर आगमन है, आशा यही करते हैं कि और भी ब्रांड्स यहाँ पर आएंगे और हाउस ऑफ रोज को बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ से और एक्सपैंड करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू। थैंक यू।